जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएँगे। आशा करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए आज की क्लास में सातवाहन और शुंग वंश के बारे में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और साथ में उसकी थ्योरी, तो दोनों को कवर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में शुरू करते हैं। देखिए, कल हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसका भी कुछ भाग बचा हुआ था, तो उसे भी इसी क्लास में कवर करेंगे। तो करते हैं देखिए आज की क्लास शुरू। देखिए हम इसमें क्या-क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले बिंदुसार जो कि मौर्य वंश का शासक था, उसके बाद अशोक, फिर शुंग वंश और इसके बाद सातवाहन वंश, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें जो कल का कुछ हिस्सा बचा हुआ था उसके बारे में, तो वहीं से शुरू करते हैं। देखिए, बिंदुसार ने अपने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, वैशाली या फिर उज्जैनी, ठीक है? तो अगर हम बात करें बिंदुसार की, जिसके 2 पुत्र थे सुसीम और अशोक, ठीक है? तो अशोक को बिंदुसार ने तक्षशिला में भेजा था अपने विद्रोहियों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए, ठीक है? तो इसके अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें, वो है ऑप्शन बी, तक्षशिला। आगे चलते हैं। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? ठीक है? तो अगर हम इसके ऑप्शंस देखें, अशोक, कनिष्क, अजातशत्रु या सिमुक, तो अशोक का भाई था सुसीम, ठीक है? जिसकी इसने क्या कर दी थी, हत्या, गद्दी पे बैठने के लिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, अशोक। आगे चलेंगे। देखिए, अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष, यानी जब वो गद्दी पर बैठा, तो उसके 8वें वर्ष या 8 वर्ष बाद उसने कहाँ पर आक्रमण किया था? कलिंग, पाटलिपुत्र, वैशाली या इनमें से कोई नहीं? तो इसके राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें, देखिए, कलिंग पर आक्रमण किया था अशोक ने। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, कलिंग। और ये जो कलिंग है, वर्तमान उड़ीसा का जो राज्य है, मतलब उड़ीसा राज्य वहाँ था, ठीक है? तो पहले इसको कलिंग बोलते थे। आगे चलेंगे। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? यानी अशोक जो है बौद्ध धर्म को मानता था, तो बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी बताएंगे। देखिए, स्थूलभद्र, उपगुप्त, सेल्यूकस निकेटर या बिंदुसार। तो इसके अगर राइट ऑप्शन की बात करें, वो है ऑप्शन बी, उपगुप्त। यानी उपगुप्त से इन्होंने क्या ली थी, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, ठीक है? आगे चलेंगे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? ठीक है? तो अशोक के एक पुत्र और एक पुत्री, महेंद्र तो पुत्र और संघमित्रा पुत्री को देखें कहाँ भेजा था। देखिए, पाकिस्तान, नेपाल, काबुल और श्रीलंका। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है श्रीलंका, क्योंकि अशोक बौद्ध धर्म को मानता था, तो उसी के प्रचार प्रसार के लिए उसने अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था, ठीक है? तो इसमें इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, श्रीलंका। आगे चलेंगे। देखिए, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? अगर हम बात करें शिलालेख, देखिए शिलालेख कहते हैं, शिला होती है पत्थर, शिला का मतलब होता है पत्थर, और लेख मतलब लिखना, यानी पत्थर पर जो लिखा गया उसी को कहते हैं शिलालेख। तो इसकी जो भारत में शुरुआत है सबसे पहले कराई थी अशोक ने। तो देखेंगे अब, सबसे पहले ही ऑप्शन मिल गया इसमें अशोक, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, अशोक, ठीक है? चलते हैं। और अशोक ने पूरे भारत में, मतलब जहाँ-जहाँ उसका शासन था पूरे उत्तर भारत में और दक्षिण में भी कुछ हिस्सों पर, तो मतलब पूरे भारत में इसके शिलालेख देखने को मिलते हैं, और भारत ही नहीं, वर्तमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी इसके शिलालेख देखने को मिले हैं, ठीक है? चलेंगे। देखिए, अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? बताएँगे। देखिए, कौशाम्बी अभिलेख, रूमनदेही अभिलेख या फिर शिलालेख। ये कौन-सा शिलालेख है? ये मिसप्रिंट है कुछ, ठीक है? इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसके राइट ऑप्शन की बात करें, वो है ऑप्शन ए, कौशाम्बी अभिलेख। तो कौशाम्बी अभिलेख में, मतलब कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं, ठीक है? आगे चलेंगे। और ये अशोक ने बनवाया था। आगे देखिए, अशोक का कौन-सा अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है? मतलब अगर इसकी हाइट की बात करें, तो सबसे लंबा अभिलेख कौन-सा है? पहला अभिलेख, दूसरा मतलब 7वां अभिलेख या फिर 11वां अभिलेख या इनमें से कोई नहीं?
तो अगर हम बात करें तो ये है सातवां अभिलेख, जो कि वर्तमान जयपुर के पास स्थित है, जिसे भब्रू अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है, सातवां अभिलेख। आगे चलेंगे। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? अभी मौर्य वंश खत्म होने को है। देखिए, मौर्य वंश से संबंधित जितने प्रश्न थे वो ये लास्ट है आज। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, अजातशत्रु या बृहद्रथ? तो चंद्रगुप्त मौर्य तो इसके संस्थापक ही थे, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। फिर इसके बाद अशोक भी नहीं है, अजातशत्रु भी नहीं है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, बृहद्रथ। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक रहा था। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए। हाँ, अभी ये देख रहे होंगे आप पीछे, हमने जो आरपीएफ के लिए एक बैच लॉन्च किया है, मतलब अभी शुरू होने वाली है इसमें क्लासें, तो इसका नाम है सुरक्षा बैच। आप इसके साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो यहाँ देनी थी। आगे चलेंगे। देखिए, अब इसके बाद हम चलेंगे शुंग वंश पर। तो मौर्य वंश के बाद जो अगला मगध पर जो जिसका शासन था वो है शुंग वंश। ठीक है, तो और इसकी जो स्थापना हुई थी वो पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जो कि बृहद्रथ, जो कि मौर्य वंश का अंतिम शासक था, उसका सेनापति था। तो उसने बृहद्रथ की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना करी थी, जिसका नाम है शुंग वंश। ठीक है, और चलो देखते हैं इसके बारे में। निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश, देखिए शुंग वंश का शासन जो रहा 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, यानी 185 बीसी से लेकर 73 बीसी तक इसका शासन रहा, यानी शुंग वंश का। तो इसके बारे में है ये। निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का संस्थापक था? भागभद्र, अग्निमित्र, वसुमित्र या फिर पुष्यमित्र? तो जैसा भी मैंने बताया कि पुष्यमित्र शुंग, अगर पूरे नाम की बात करें तो अपने सरनेम पर इन्होंने अपने वंश का नाम रखा, जिसका नाम था शुंग वंश। तो इसका राइट ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक शुंगों की राजधानी थी? तो प्रारंभिक शुंगों की राजधानी वही थी जो मौर्यों की राजधानी थी, जो कि थी पाटलिपुत्र। तो इसमें ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। तो जैसे ही शुंग वंश की स्थापना हुई तो इन्होंने अपनी पहली राजधानी तो पाटलिपुत्र को ही बनाया, लेकिन बाद में क्या कर दिया, उसे स्थानांतरित किया था। अभी देखेंगे उसे भी कहाँ किया था। आगे चलेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विदिशा में अपनी राजधानी स्थापित की और सांची स्तूप का तोरण द्वार बनवाया? तो देखिए, अभी जो मैं बात कर रहा था, जो राजधानी इन्होंने स्थापित की, मतलब दूसरी जगह पाटलिपुत्र से अलग, तो वो थी विदिशा में। और विदिशा में जब इन्होंने स्थानांतरित कर दी अपनी राजधानी, तो वहां पे एक स्तूप है, सांची का स्तूप, उसका इन्होंने तोरण द्वार बनवाया था। किन्होंने? शुंगों ने। ठीक है, तो देखेंगे किसने स्थानांतरित करी थी, वो मौर्य वंश ने, शुंग वंश ने, सातवाहन वंश ने, कुषाण वंश ने? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, शुंग वंश। इन्होंने ही अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर विदिशा ले गई है, और विदिशा वर्तमान मध्य प्रदेश का एक मतलब स्थान है। आगे चलेंगे। देखिए, पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी का क्या नाम था? मतलब पुष्यमित्र शुंग के बाद जो गद्दी पर बैठा वो कौन था, बताएंगे। देखिए, देवभूति, भागभद्र, अग्निमित्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, अग्निमित्र। तो इसने मतलब इसका ही बेटा था ये, पुष्यमित्र शुंग का अग्निमित्र। और इसके बारे में जो है, कालिदास का एक नाटक है जिसमें इन्होंने इसके यानी पुष्यमित्र शुंग के जो उत्तराधिकारी था उसके बारे में वर्णन किया था कालिदास ने, और जिसका नाम है मालविका अग्निमित्र। ठीक है, तो आगे आएगा वो, इसमें प्रश्न है। देखिए, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी, अग्निमित्र। शुंग वंश ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? अगर शुंग वंश की बात करें तो वर्तमान भारत पर, वर्तमान क्या, उस समय के भारत पर, मतलब जब तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी नहीं, पाकिस्तान हुआ करता था भारत का हिस्सा। ठीक है, तो देखिए कौन सा है, 100, 112 वर्ष, 120 वर्ष या फिर 131 वर्ष? ठीक है, ठीक है, सॉरी, वो जो है ना, उस समय तो वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों भारत के हिस्से हुआ करते थे। ठीक है, शाहजहां के टाइम पे अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया था। अब इसमें देखेंगे, आगे देखिए, जो इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, 112 साल। यानी शुंगों ने भारत पर 112 सालों तक शासन किया था। आगे चलेंगे।
सुंग वंश की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक कौन से भारत मतलब सुंग वंश की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो क्या थी जिससे भारत की उन्होंने रक्षा की थी, ठीक है? विदिशा के आक्रमणों से, हूणों के आक्रमणों से या फिर देवभूति के आक्रमणों से या मोहम्मद गोरी के आक्रमणों से। तो सुंगों ने ना अपने समय में उस जो सुंग वंश का शासन था तो देखिए इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते हैं क्योंकि अभी बीच में लाइट चली गई थी तो उस वजह से क्या हो गया था। तो देखिए सुंग वंश की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक डैश से भारत की रक्षा करना। तो देखिए ऑप्शन ए है विदिशा के आक्रमणों से, बी हूणों के आक्रमणों से, सी देवभूति के आक्रमणों से और डी मोहम्मद गोरी के आक्रमणों से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी हूणों के आक्रमणों से। तो अगर इसके राइट ऑप्शन की बात करें वो ऑप्शन बी हूणों के आक्रमणों से। तो सुंग वंश की सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि भारत में जब हूण का आक्रमण हुआ था ना तो इन्होंने इससे हमारे भारत की रक्षा की थी। तो एक सेकंड, एक मिनट रुकेंगे, दिक्कत नहीं, ऐसे ही चलने दो। देखिए आगे चलेंगे। सुंग वंश के राजाओं के शासनकाल में किस भाषा को सबसे अधिक प्रमुखता प्राप्त हुई, यानी सबसे ज्यादा जो भाषा को वरीयता दी थी इन्होंने, कौन सी भाषा थी वो? पाली, प्राकृत, संस्कृत या हिंदी? तो अगर हम बात करें सुंग वंश की तो इन्होंने संस्कृत भाषा को सबसे ज्यादा प्रमुखता दी थी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी संस्कृत भाषा। तो संस्कृत भाषा में किस तरह से होता है, जैसे देखिए अगर सुंग लिखना हो तो सुंग, तो इसमें लगा दो दो आगे हलंत, मतलब हलंत नहीं, इसको कहते हैं हम विसर, क्या कहते हैं इसको, ये जो डॉट डॉट होती है क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, ये जो ये होते हैं विसर्ग, ठीक है ना? तो इसको विसर्ग बोलते हैं। तो इसे पढ़ते कैसे हैं? सुंग अमित, मतलब ऐसे इस तरह से आहा हा की आवाज निकलती है इसमें। तो ये है संस्कृत में इसका, अगर हम लिखें इसको। आगे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन 17 है, कालिदास की सबसे प्रशंसित कविता मालविका अग्निमित्रम में किस शुंग शासक का वर्णन है? ठीक है, तो कालिदास की कविता है ये मालविका अग्निमित्रम, ठीक है? तो इसमें इन्होंने किसकी मतलब वर्णन किया है, शुंग शासक था कौन? तो वो है देखिए वसुमित्र, अग्निमित्र, पुष्यमित्र या फिर देवभूति। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन बी अग्निमित्र। देखिए इसमें भी आ रहा होगा अग्निमित्र, ये रहा अग्निमित्र। तो अग्निमित्र और एक इनकी प्रेमिका थी मालविका, तो इन दोनों का इसमें वर्णन है मालविका अग्निमित्रम में, जिसकी रचना किसने की थी? कालिदास ने। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख राजा पुष्यमित्र द्वारा किए गए दो अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी देता है? तो देखिए सारनाथ शिलालेख, हाथी गुम्फा शिलालेख, बेसनगर शिलालेख या फिर अयोध्या शिलालेख। तो इसके अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो देखिए जो पुष्यमित्र शुंग था उसने दो अश्वमेध यज्ञ कराए थे। देखिए अश्वमेध यज्ञ उस यज्ञ को कहते हैं जिसमें क्या करते थे पुजारी हवन करवाने के बाद मतलब एक घोड़ा छोड़ते थे और वो घोड़ा जहां जहां जाता था वही उस क्षेत्र पर उस राजा का हो जाता था जो इस वाले यज्ञ को करवाता था। तो ठीक है, तो ये था अश्वमेध यज्ञ। तो ये पुष्यमित्र ने करवाए थे दो अश्वमेध यज्ञ। तो इसका जो प्रमाण मिलता है ना वो मिलता है अयोध्या शिलालेख से, ठीक है? तो एक शिलालेख है अयोध्या शिलालेख, इसमें इस बात का प्रमाण है कि पुष्यमित्र शुंग ने दो अश्वमेध यज्ञ कराए। आगे चलेंगे। सुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? अब सुंग वंश खत्म होने वाला है तो सुंग वंश देखिए पुष्यमित्र, ये तो इसका संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, देवभूति, शशांक या फिर देवभूति। तो देवभूति दो बार रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी और डी, दोनों के दोनों सही है, देवभूति। देखिए मिसप्रिंट हो गया वो। तो देवभूति सुंग वंश का अंतिम शासक था, ठीक है? आगे चलेंगे। अब देखिए ये आप जो देख रहे होंगे पीछे, तो सीटेट का जो हमने बैच चलाया हुआ है ये उसके लिए है। तो सीटेट जुलाई 2024 को टारगेट करते हुए, और तो इसमें क्या था, इस बैच का नाम है सार बैच। इसकी हमारे चैनल पे अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग सब्जेक्ट की, तो आप क्या कर सकते हैं वहां जाके अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं हमारे साथ। तो और ये जो बैच है वो है लेवल 1 के लिए, यानी प्राइमरी लेवल 1 to 5 के लिए। तो आप इसमें जुड़े और अपना जो है तैयारी बेहतर करें। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। डैश सातवाहन वंश का संस्थापक है? तो बताना है कि सातवाहन जो वंश है उसकी स्थापना किसने की थी?
सातकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र सतकर्णी, राजा सिमुक या हाल। देखिए हाल, ये है हाल। तो हाल भी सातवाहन वंश का एक शासक रहा है। तो अगर हम इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन सी, राजा सिमुक। तो सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है जिसने दूसरी शताब्दी में 25 वर्षों का शासन किया। ठीक है, यानी 25 सालों तक इसने शासन किया था दूसरी शताब्दी में। तो बताना है वो कौन सा है। राजा सिमुक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी, हाल सातकर्णी। देखिए ये है हाल, हाल सातकर्णी। ठीक है, या फिर सातकर्णी प्रथम। तो इसके अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो ये है, देखिए ऑप्शन बी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। और ये अपने मतलब शासन में सबसे महान शासक हुआ, क्योंकि इन्होंने बहुत से ऐसे काम किए जो इनकी उपलब्धि के लिए गिने जाते हैं। तो इन्होंने क्या है, देखिए इनके नाम के अगर शुरू में देखें, ये गौतमी लिख रहा है, गौतमी। गौतमी इनकी माता का नाम था, और पुत्र यानी गौतमी के पुत्र, और जिनका नाम है सातकर्णी, यानी इन्होंने अपनी माता का नाम अपने नाम से पहले लिखा। और वैसे ज्यादातर जितने भी सातवाहन वंश के शासक रहे हैं सभी ने अपने माता का नाम अपने नाम से पहले लगाया, क्योंकि ये जो समाज था सातवाहन वंश का, तो ये मातृ सत्तात्मक समाज कहलाता है। ठीक है, जिस वजह से इन्होंने क्या किया, अपनी माता का नाम अपने नाम के आगे लगाया। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। आगे चलेंगे। सातवाहनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए ये जो प्रश्न है ये एसएससी का नहीं है, ये है मतलब यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। बताएंगे कि सातवाहनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है, सातवाहनों की पहचान मातृ नाम यानी माता के नाम से की गई थी। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो समाज था मातृ सत्तात्मक था, यानी माता की, इसमें ज्यादातर माता ही डिसीजन लेती थी, जो भी डिसीजन लेना होता था। इसके बाद सिंहासन के लिए, यानी दूसरा स्टेटमेंट है, सिंहासन के लिए सातवाहन उत्तराधिकारी आमतौर पर पितृसत्तात्मक था। यानी पितृ मतलब पिता, और सत्ता यानी पिता की जो सत्ता है या राजा है जैसे पिता, तो उसके बाद उसका पुत्र बनेगा जो राजा बनेगा। तो इस तरह का इसमें प्रचलन था, यानी पितृसत्तात्मक, यानी राजा उसका बेटा होगा, तो ये था पितृसत्तात्मक। तो देखेंगे ये दोनों ही चीजें मतलब सही थी। तो केवल वन गलत है, केवल टू भी गलत है। तो ए और बी दोनों इसके सही है, यानी स्टेटमेंट वन और टू दोनों के दोनों सही है। यानी मातृसत्तात्मक समाज था, और जो उत्तराधिकारी का जो चयन होता था वो क्या होता था, पितृसत्तात्मक होता था। आगे चलेंगे। देखिए सातवाहन वंश जो कि 60 ईसा पूर्व से 225 ईस्वी तक रहा था, इसका शासनकाल कितना रहा था, 60 ईसा पूर्व से लेकर 225 ईसा पूर्व तक। तो सातवाहन वंश की राजधानी इनमें से कहाँ स्थित थी? प्रतिष्ठान, विदिशा, पाटलिपुत्र या फिर वैशाली। तो इसके राइट ऑप्शन की अगर बात करें, देखिए वो ऑप्शन ए है, प्रतिष्ठान। ठीक है, प्रतिष्ठान, और साथ में अमरावती भी। ठीक है, अमरावती। तो इनकी दो राजधानी थी, प्रतिष्ठान और अमरावती, सातवाहनों की। और ये जो अमरावती है, देखिए वर्तमान अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें ना, तो उसकी नई राजधानी अमरावती को ही बनाया जा रहा है। तो उसी क्षेत्र पर इनका वैसे शासन था, आंध्र प्रदेश, और साथ में अभी जो तेलंगाना लगा हुआ है, और महाराष्ट्र, यानी 3 राज्य जो अभी है फिलहाल वर्तमान में। तो इन्हीं पर इनका शासन था। आगे चलेंगे। देखिए सातवाहन साम्राज्य में मुख्य रूप से वर्तमान का डैश शामिल था, यानी वर्तमान का कौन सा राज्य इसमें शामिल था, यानी सातवाहन के शासन में। तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। इसके अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो वो है, देखिए यहाँ से सिर्फ महाराष्ट्र दे रखा है, तो महाराष्ट्र इसका राइट ऑप्शन होगा। महाराष्ट्र के साथ साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये दोनों राज्य भी इसमें शामिल थे उस समय के भारत में। ठीक है, तो इनका राज्य इतना बड़ा था। आगे चलेंगे। सातवाहनों ने अपने आप को क्या बताया, यानी ये जो अपने आप को क्या कहते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या बौद्ध। वैसे ज्यादातर अगर आप इसके ऑप्शन की मतलब अनुमान लगाएं तो ज्यादातर देखेंगे कि ये क्षत्रिय हो सकते हैं, लेकिन ये क्षत्रिय नहीं थे। तो इसके जो राइट ऑप्शन होगा वो है ब्राह्मण। ये अपने आप को ब्राह्मण कहते थे, यानी ब्राह्मण थे। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए अगला प्रश्न है,
सातवाहनों का उल्लेख देखिए ये गलत है, मिसप्रिंट हो गया। हाथी, इसका है हाथी। सातवाहनों का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में किनके शत्रु के रूप में किया गया था? देखिए, खारवेल, नागार्जुनकोंड, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसके अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो देखिए सातवाहन जो थे ना, इनके जो अगर ये बात करें कि इनके दुश्मन थे, खारवेलों के दुश्मन थे या शत्रु थे, ठीक है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, खारवेल। तो सातवाहन खारवेल, जो खारवेल राजा था, उनके शत्रु के रूप में इसका वर्णन किया जाता है। सातवाहन वंश का अंतिम शासक, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो उसके बारे में बताना है। देखिए सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? राजा सिमुक, राजा सिमुक तो इसके संस्थापक थे, ठीक है? पुल्लुमावी चतुर्थ, ये भी नहीं। हला, ये भी नहीं। हला नहीं, हाल, ठीक है? ये गलत है, मिसप्रिंट है। हाल सातवाहन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो वो है इनमें से कोई नहीं। वैसे इसका जो राइट ऑप्शन होता है वो है यज्ञश्री सतकर्णी, ठीक है? यज्ञश्री सतकर्णी, ये सातवाहन वंश का अंतिम शासक था, और इसी के साथ सातवाहन वंश समाप्त होता है। अगली क्लास में हम, अब देखिए अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जिसके बारे में वो है गुप्त, गुप्त वंश के बारे में, ठीक है? तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमारी क्लास को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।